नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। और इस हिस्से में रेडी साहब हम बात करते हैं, चलिए अब मुस्लिम लीग के क़याम की बात हो गई, अब अल्लामा इकबाल के एड्रेस के हवाले से बात करते हैं। वो फेमस तकरीर जो थी इलाहाबाद में और 1930 में उसमें कहा जाता है जी कि पहली दफ़ा एक मुसलमानों के लिए एक मुस्लिम रियासत की बात जो है वो की अल्लामा इकबाल साहब ने 1930। हाँ, बात यह है कि ये भी गलत है। अच्छा, गलत है? ये बिल्कुल गलत है। अल्लामा इकबाल साहब ने बिल्कुल 1930 में इनॉग्रल एड्रेस किया, मगर उन्होंने एक मुस्लिम रियासत की बात नहीं की। उन्होंने ये लिखा एक्चुअली कि मुसलमान इलाकों में मुस्लिम रियासतें होनी चाहिए, रियासतें होनी चाहिए जो कि ऑटोनमस हों। इंडिपेंडेंट का लफ्ज़ उन्होंने एज अ न्यू कंट्री नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ऑटोनमस स्टेट्स होनी चाहिए। आपको याद होगा कि लफ्ज़ स्टेट्स जो है ये बरतानिया के राज के दौरान भी प्रिंसली स्टेट्स, इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स, तो उन्होंने कहा मुस्लिम स्टेट्स, मगर उन्होंने वाजे कर दिया कि ये हिंदुस्तान के अंदर होंगी, हिंदुस्तान के बाहर नहीं होंगी, हिंदुस्तान को तोड़ के अलहदगी का रुख नहीं इख्तियार करेंगी। तो सबसे पहले तो इलाहाबाद स्पीच में उन्होंने ये बात कही, ये नहीं कहा कि एक अलहदा मुल्क बना लिया जाए मुसलमानों के लिए, ये बिल्कुल नहीं कहा। मगर हमारी हिस्ट्री बुक्स में ये कहा जाता है और ये लिखा गया है और बच्चों को ये सिखाया गया है कि अल्लामा इकबाल ने 1930 में पाकिस्तान की बात की और कह दिया कि पाकिस्तान एक अलग मुल्क बनना चाहिए, तखय्युल पेश किया। और मैं इसीलिए हमेशा ये कहता हूँ कि ये इलाहाबाद की जो स्पीच है जिसके ऊपर हमारी सारी तारीख, वहाँ से फिर कुछ लोग, तो मैंने आपसे अर्ज़ किया, वो मोहम्मद बिन कासिम से शुरू करते हैं, कुछ लोग 1906 मुस्लिम लीग की इब्तदा से शुरू करते हैं, कुछ लोग इलाहाबाद स्पीच से शुरू करते हैं। तो ये एक एक्चुअल डॉक्यूमेंट है और ये सारे स्टूडेंट्स को ये पढ़ना चाहिए कि दरअसल कि अल्लामा इकबाल साहब ने एक्चुअली क्या कहा। अच्छा, अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं कि हम लाहौर रेजोल्यूशन पर आते हैं 23 मार्च। और मैं कता कलामी माफ़, मुझे याद आ गया एक और भी बहुत अहम बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था हमारा जो इस्लाम है वो हिंदुस्तान का इस्लाम है, हमें बहुत ख़तरा होगा हम अगर सऊदी अरेबिया से या मिडिल ईस्ट का इस्लाम यहाँ लेके और उसको अपनाने की कोशिश करें। ये भी उन्होंने उसी स्पीच में कहा, लेकिन ये कहीं रिपोर्ट नहीं होता। और ये नहीं रिपोर्ट होता, जाहिर है, नेचुरली नहीं होता। अच्छा, 1940 की लाहौर रेजोल्यूशन 23 मार्च। नहीं, अच्छा, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। हम आज भी 23 मार्च का दिन छुट्टी का दिन होता है क्योंकि लाहौर रेजोल्यूशन 1940 में 23 मार्च को हुआ। दरअसल 21 मार्च को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सेशन था, वो शुरू हुआ और वो 2 दिन बहस होती रही उसमें। अच्छा, तीसरे दिन कंक्लूजन हुई जो कि 23 था और चौथे दिन रेजोल्यूशन पास हुआ जो एक्चुअली साइन हुआ। यह रेजोल्यूशन जो पास हुआ हाउस में, और वो 23 नहीं थी, वो 24 तारीख थी। तो ये हम गलत बनाते, तो ये आज तक ये 23 ही चलता आ रहा है क्योंकि पहले दिन से 23 चलता आ रहा है और ये 23 चलता जा रहा है। एक्चुअली रेजोल्यूशन जो है वो 24 मार्च को पास हुआ। साहब हम उस दिन वो एक छोड़े ना, ये आप जरा असली तारीख तो पढ़ें जहाँ ये बातें लिखी हुई हैं, मगर हम देखते हैं हमें पसंद नहीं आती कोई बात तो हम उसको गोल कर जाते हैं। मगर ये एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है। अच्छा, मगर ये कि 23 मार्च नहीं था, 24 मार्च। अच्छा शेरी साहब, इसमें हम अब शामिल करते हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का रोल। डेफिनेटली उनके बात किए बगैर तो ये सारी बात कंप्लीट नहीं होती। एक बड़ा बुनियादी सवाल है यहाँ पर, और आई एम श्योर आप उसको जवाब देंगे कि क्या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमेशा से चाहते थे पाकिस्तान बनाना? देखिए 1935 तक तो वो अपने आप को कहते थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के सफ़ीर, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, 1935 तक। ठीक। मगर अगले 10 साल में आहिस्ता आहिस्ता उनकी व्यूज़ तब्दील होती गई क्योंकि कांग्रेस का रवैया सख्त होता गया और वो जो डिमांड्स थे कि मुसलमानों की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट से जो डिमांड्स थे उनको कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस फैसले पे पहुंचे कि शायद मुश्किल हो जाएगा हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों रहना और फिर अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। मगर 1946 तक, 1946 तक जबकि क्रिप्स मिशन आई, 1 साल इंडिपेंडेंस से पहले, तो कायद आज़म मान गए थे एक बात। वहाँ ये बात छिड़ी कि अगर हिंदुस्तान के अंदर ही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो जाए और इस किस्म के आपको तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए तो क्या आप रहने के लिए तैयार होंगे।
तो आप छोड़ेंगे नहीं, तो कायदे आज़म मान गए थे। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस बात नहीं मानी थी 1946 में, कि नहीं, उन्होंने कहा नहीं, हम ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स और ये वो, इन चीज़ों के ऊपर वो मानने के लिए तैयार नहीं। इसलिए फिर 1947 में सूरत हाल ऐसी हो गई कि कायदे आज़म हैड नो चॉइस बट टू से अब पाकिस्तान ही बनेगा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने सारे रास्ते बंद कर दिए। तो ये कहना कि कायदे आज़म पैदाइश से ही या 40 साल पहले पाकिस्तान का सोच रहे थे, बनाना चाह रहे थे और उनकी एक तवील जद्दोजहद थी, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं थी। काफ़ी अरसे तक तो वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी कायम करते जिद्दोजहद उनकी थी, मुसलमानों को उनका हक दिलाने में। एब्सोल्युटली, इसके लिए वो हमेशा इंटरेस्ट के लिए वो कहते थे कि मुसलमान जो हैं ये अक़लियत है, मगर इनकी इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और उसमें हमेशा वो ये कहते थे कि कांग्रेस जो हिंदू डोमिनेटेड है उसको एक अकोमोडेशन देनी चाहिए। जैसे आपकी यहाँ अक़लियतें कहती हैं कि हम अलहदा तो नहीं होना चाहते, मगर हमारी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, पार्लियामेंट में होनी चाहिए, हमारे इंटरेस्ट भी हैं, हमें जॉइंट इलेक्टोरेट्स भी होना चाहिए, वो ऐसी बात करते हैं ना। तो इसी तरीके से कायदे आज़म भी बात करते थे, अल्लामा इकबाल भी इसी किस्म की बात करते थे कि हिंदुस्तान के अंदर, मगर वो फिर फाइनली एक ऐसी स्टेज आई कि वो हिंदुस्तान की जो कांग्रेस पार्टी थी वो मानने के लिए तैयार। अच्छा सेठी साहब, एक और चीज़ यहाँ पर मैंने भी एक टेक्स्ट बुक में ही पढ़ा है कि कहा जाता है कि 1947 में NWFP के अंदर एक रेफरेंडम हुआ और कहा जाता है कि वहाँ पर सारों ने पाकिस्तान बनने के हक में वो वोट दिया और जितनी भी लोगों ने कहा, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से लोगों ने इस बात को सपोर्ट किया। 2,90,000 के करीब वोट डाला और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बनना चाहिए। रेफरेंडम देखिए, ये भी एक झूठ लिखा हुआ हमारी हिस्ट्री बुक्स में, ये नहीं, ये बात नहीं, इससे थोड़ा सा मैं पहले जाना चाहता हूँ। अच्छा। वो ये कि जो मुसलमानों के इलाके थे इधर पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में और ये जो इलाके थे फ्रंटियर में, ये कहा जाता है हमारी हिस्ट्री बुक्स में, ये तो हमेशा मुस्लिम लीग के लिए वोट करते थे और ये यहाँ तो पहले दिन से ये एक जज्बा था एक अलहदगी का। दरअसल ऐसी बात नहीं है। 1947 में जो इलेक्शन हुए, मतलब सिर्फ 10 साल पहले इंडिपेंडेंस से, तो कांग्रेस जीत गई थी सारे इलेक्शन। 1937 में कांग्रेस जीती थी, मुस्लिम लीग नहीं जीती कोई भी इलेक्शन। यहाँ तक कि 1945-46 में जो इलेक्शन हुए गालबन फ्रंटियर में, वहाँ मैं आपको थोड़े से रिजल्ट्स बताता हूँ वहाँ क्या हुआ। लोग कहते हैं कि NWFP ने 1946 में जो इलेक्शन हुए उसमें पाकिस्तान के लिए वोट डाला। दरअसल बिल्कुल गलत है, ये हिस्ट्री बुक्स में ये लिखा है, मगर ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको ज़रा बताता हूँ कि 1945 जब इलेक्शन हुई तो कांग्रेस 30 सीट्स जीती थी 50 सीट्स में, 45-46 के इलेक्शन की बात। हाँ, 45-46, और मुस्लिम लीग 17 सीट्स जीती थी 50 में से। ये NWFP की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ NWFP। हाँ, उसमें 38 मुस्लिम सीट्स थी NWFP में, उसमें से कांग्रेस 19 सीटें जीती थी और मुस्लिम लीग 17 सीटें जीती थी। तो 45-46 में भी फ्रंटियर जैसी जगह पे जहां इस्लाम की गढ़ थी, झंडा लगाया जाता था इस्लाम का, वहां भी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो अभी भी कांग्रेस के लिए वोट डाल रही थी और कांग्रेस के अलायंस के लिए वोट डाल रही थी। 47 में जब रेफरेंडम हुआ, उस वक्त तो आपको पता ही है सूरत हाल क्या थी, सारे बाकी जो प्रोविंसेस थी वो ऑलरेडी ऑप्ट आउट कर चुकी थी पाकिस्तान के लिए। यहाँ जब रेफरेंडम हुआ तो यहाँ 51% वोट्स जो थे रेफरेंडम के वो पाकिस्तान के हक में गए। मगर उस इलेक्शन में लोग, ये हमारी हिस्ट्री बुक्स में ये नहीं लिखा कि उसको कांग्रेस ने भी और रेड शर्ट्स जो थे बादशाह खान साहब, वली खान साहब के वालिद और अफसंदियार वली के ग्रैंडफादर, उनकी जो रेड शर्ट्स थी उन्होंने बॉयकॉट किया था। कांग्रेस ने भी किया था, कांग्रेस ने भी। अगर वो बॉयकॉट ना करते तो उस वक्त क्या रिजल्ट होता ये अब नहीं कहा जा सकता, मगर उन्होंने बॉयकॉट किया। मतलब स्वीपिंग स्टेटमेंट देना, ये कहना कि जी ये सारे इलाके पहले दिन से, ये बिल्कुल वही फलसफा है ना कि 11वीं सदी के बाद सारे हम पहले ही पाकिस्तानी बन चुके थे। ये बिल्कुल ये गलत है, ऐसी चीज़ नहीं है। आखिरी वक्त तक जदोजहद जारी रही और नए नए डेवलपमेंट्स होते रहे और फाइनल एक ऐसी स्टेज आई जबकि मैं समझता हूं कि 1946 के बाद एक साल पहले पाकिस्तान जिसे कहते हैं ना इनएविटेबल हो चुका था, फिर बनना था, अगर उससे पहले कुछ भी हो सकता था। अच्छा शेठी साहब, मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। अब ये हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं और ये आपने खुद भी चेक कीजिए। एक सवाल अब जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगा तो शेठी साहब से करेंगे कि कायद-ए-आज़म की वफ़ात 1948 में हुई, अगर 3 साल पहले वो फौत हो जाते या ना होते तो क्या उस सूरत में भी पाकिस्तान इसी
इसी तरह एट द एंड ऑफ द डे बन जाना था या नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसको हम उठाएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।